हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सारे वाद विवाद और सवाल पीछे छूट गए जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। साथ ही राजपथ के नए स्वरूप कर्तव्य पथ को भी देश को समर्पित कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। ये पूरा इलाका हमारे देश की साझी विरासत है। यहाँ से अंग्रेजों ने हम पर शासन चलाया था, यहीं पर आज़ादी के बाद सत्ता का हस्तांतरण हुआ और यहीं पर एक नए चरित्र के साथ भारत में नई व्यवस्था ने जन्म लिया। सो आज हुए कार्यक्रम के बहाने हमने सोचा कि आपको इस इलाके के इतिहास और महत्व के बारे में विस्तार से बताएं। ये काम होगा दिन की बड़ी खबर में, लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। बाबा कितना बड़ा थे जब से आप भिखारी ठाकुर जी के साथ? हम 10 साल के रहे तो उनका साथे रहे, सिखावे लगलन हमरा के। तो पहले तो अनसन कोनो कोनो गाना अपन गाई उनकर बनावल और बालू बालू गाना हम गाई, कोनो बात नहीं। लेकिन उनका मुआला का बाद हमार ढेर एथी हो गल। हम गाइला विदेशिया जे उनका नाटक के बाद देश का सुधार पर बा। बाबा बता रहे हैं कि 10 साल के थे जब वो भिखारी ठाकुर जी से मिले और फिर शुरुआत में उनको गाने उन्होंने सिखाना शुरू किया। इनकी उम्र के और बच्चों को सिखाते थे। इसके अलावा बाबा बता रहे हैं कि विदेशिया गाते थे और जो भी उन्होंने गाने लिखे भिखारी ठाकुर ने, जो भी गाने थे उनके, गीत थे उनके, वो समाज सुधार को लेकर थे। अभी आपने जिन बुजुर्ग को सुना वो थे लोक कलाकार रामचंद्र मांझी। वो अब इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत कर चुके हैं। 7 सितंबर की रात पटना के एक अस्पताल में मांझी जी ने आखिरी सांस ली। बिहार के सारण में जन्मे मांझी भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से मशहूर भिखारी ठाकुर की नाच परंपरा के अंतिम सदस्य थे। इस नाच परंपरा में एक पुरुष महिला की भूमिका निभाता है, इसलिए इसे लौंडा नाच भी कहा जाता है। रामचंद्र मांझी के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट कर लिखा, प्रसिद्ध लोक कलाकार पद्मश्री रामचंद्र मांझी जी का निधन दुखद। उन्हें भोजपुरी नृत्य संगीत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान उन्होंने दिलाई। उनके निधन से नृत्य कला एवं संस्कृति, विशेषकर भोजपुरी नृत्य संगीत के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। रामचंद्र मांझी को लौंडा नाच परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम योगदान उनका माना जाता है और इसे देखते हुए 2021 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 2017 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। वैसे ही कड़वा सच ये भी है कि जिस व्यक्ति ने भारत की एक लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, उसका अंतिम वक्त मुफलिसी में बीता। आज लौंडा नाच समाज में हाशिए पर पहुंच चुका है। कुछ गिनी चुनी मंडलियां ही इस विधा को जिंदा रखे हैं। रामचंद्र मांझी के रूप में हमने भिखारी ठाकुर की परंपरा के आखिरी सिपाही को खो दिया है। ये था दिन का वीडियो। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी देश के गृह मंत्री अमित शाह और उनकी सुरक्षा में हुई गंभीर चूक से जुड़ी है। अमित शाह 6 सितंबर को मुंबई के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान हेमंत कुमार नाम का एक शख्स उनके आसपास घूम रहा था। इसने खुद को गृह मंत्रालय का सुरक्षा अधिकारी बताया था। जब भेद खुला तब मुंबई पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। हेमंत आंध्र प्रदेश के एक सांसद का निजी सचिव बताया जाता है। इस सांसद की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। इस मामले में एसीपी रैंक के अधिकारी नीलकंठ पाटिल ने खुद शिकायत दर्ज कराई। वो अमित शाह की मुंबई दौरे के लिए गोरेगांव में पुलिस सुरक्षा का बंदोबस्त देख रहे थे। इसी इलाके से गुजरते हुए अमित शाह को सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने मालाबार हिल पहुंचना था। नीलकंठ पाटिल ने बताया कि हेमंत ने सफ़ेद शर्ट और नीले ब्लेजर पर गृह मंत्रालय का आईडी कार्ड लगाया हुआ था। ये शख्स उन जगहों पर घूम रहा था जहां जाने की मनाही थी। पाटिल ने कुछ घंटों बाद सीएम एकनाथ शिंदे के आधिकारिक आवास के बाहर फिर हेमंत को देखा। तब शक के आधार पर हेमंत से सवाल किए गए, लेकिन उसने खुद को सरकारी अधिकारी बता दिया। लेकिन तब तक गृह मंत्री की सुरक्षा का इंतजाम देखने वाली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के अमले की नज़र भी हेमंत पर पड़ चुकी थी। शाह के जाने के बाद सीआरपीएफ ने जोनल डीसीपी से संपर्क कर हेमंत के बारे में जानकारी मंगवाई। इसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया और 3 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया। हेमंत को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जहां से उसे 5 दिन की हिरासत में भेजा गया है। अगली सुर्खी भारत को रक्षा क्षेत्र में मिली कामयाबी से जुड़ी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने मिलकर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
ओडिशा के चांदीपुर में बनी इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से 6 मिसाइलें दागी गईं। मिसाइलों को दागने के दौरान ये देखा गया कि क्या वो तेज़ गति से आ रहे टारगेट पर सटीक हमला कर पाती हैं या नहीं। सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल ऐसे दुश्मन के खिलाफ किया जाता है जो हवा से आता है। ये हवाई जहाज़ हो सकता है, ड्रोन भी हो सकता है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दुश्मन करीब हो और उसका पता अचानक लगे। परीक्षण के बाद DRDO ने बयान जारी कर कहा कि ये मिसाइल सिस्टम अब सेना के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना और DRDO को मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। अगली सुर्खी उस परीक्षा से जुड़ी है जिसे पास करना डॉक्टर साहब बनने की पहली सीढ़ी मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने बुधवार देर रात नीट UG 2022 के नतीजे जारी किए। 17 जुलाई को इस एग्जाम में करीब 18 लाख कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली तनिष्का यादव ने इस एग्जाम में टॉप किया। तनिष्का ने 720 में से 715 अंक हासिल किए। सुनिए टॉपर ने इसके बाद प्रेस से क्या कहा। के बाद में आके जो क्लास में टीचर्स पढ़ाते थे वो सब रिवाइज करती थी। उसके बाद जो हमारे जो टेस्ट होते थे उसके अकॉर्डिंग मैं पुराने वाले जो चैप्टर्स मेरे मतलब जो आने होते थे टेस्ट में वो रिवाइज कर लेती थी। और इसका पूरा क्रेडिट स्पेशली मेरे पेरेंट्स और टीचर्स और फ्रेंड्स और स्पेशली मेरी बहन। तनिष्का को और इस परीक्षा में सफल होने वाले सभी कैंडिडेट्स को हमारी ओर से शुभकामनाएं और उन अभ्यर्थियों को भी बधाई जो इस साल पास तो नहीं हो पाए लेकिन कम से कम उन्होंने परीक्षा में बैठने और उसका सामना करने की हिम्मत दिखाई। इस साल जब इस तरह के हाई लेवल एग्जाम्स के रिजल्ट जारी होते हैं हर साल तो सफलताओं की कहानियों के साथ निराश कर देने वाली खबरें भी नत्थी होकर आती हैं। ऐसी एक खबर आई नोएडा की JP अमन सोसाइटी से। यहाँ आज 22 साल की एक लड़की ने एक ऊंची इमारत से कूदकर जान दे दी। शुरुआती जांच में पुलिस ये मान रही कि नीट में अच्छा रिजल्ट ना आने की वजह से लड़की ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। तमिलनाडु से भी नीट के रिजल्ट के चलते एक लड़की की आत्महत्या की बात सामने आई है। दर्शक जानते हैं नीट तमिलनाडु में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है। सूबे की सरकार कई बार खुद को नीट व्यवस्था से अलग करने की बात कर चुकी है और इस राजनीति को रैलिंग पॉइंट मिलता है करीब 5 साल पहले हुई एक घटना से। नीट की परीक्षा में फेल होने से निराश ऐसा नीत नाम की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने आज कन्याकुमारी में ऐसा अनीता के परिवार से मुलाकात की और उनके परिवार को सांत्वना भी दी। खैर, राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी। आपसे हमारा निवेदन है कि हर परीक्षा को खेल की तरह लें। हारना जीतना लगा रहता है। हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन का खेल खत्म कर दें। उठिए, दोबारा कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि आप पेरेंट्स के, रिश्तेदारों के, टीचर्स के या अपने साथ के स्टूडेंट्स के प्रेशर में किसी पर्टिकुलर करियर की तलाश कर रहे हैं तो अभी भी समय है, रास्ता बदल दीजिए। पर याद रखिए, जीवन अमूल्य है। ये एक सरकारी मुहावरे की तरह लगता है लेकिन सत्य तो यही है। अगली सुर्खी की ओर चलते हैं, पर उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक ट्वीट की तस्वीरें हैं। नीतीश कुमार और PM मोदी इसमें नजर आ रहे हैं। चारों तस्वीरों में नीतीश कुमार हाथ जोड़कर PM मोदी का अभिवादन करते दिख रहे हैं। ये तस्वीर बिना किसी कैप्शन के साथ पोस्ट की गई थी। हालांकि इसके ज़रिए प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर नीतीश कुमार और BJP के साथ हुए उनके पिछले गठबंधनों पर तंज कसा था। 1 घंटे बाद प्रशांत किशोर ने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया है। कभी JDU में शामिल रहे प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच ये जंग तब शुरू हुई थी जब नीतीश ने BJP का साथ छोड़ा, RJD और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली। इस पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने 5 सितंबर को कहा था कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ, मुझे नहीं लगता कि बिहार में नई व्यवस्था का राष्ट्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा। मैं इसे राज्य विशेष के विकास के रूप में देखता हूं। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय राजनीति पर इसका कोई असर पड़ेगा। PK के इस बयान पर नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों का काम सिर्फ पब्लिसिटी करना और बयानबाजी करना है। वो इन सब कामों में एक्सपर्ट हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, इससे साबित होता है कि उनका मन BJP के साथ रहने और उसकी मदद करने का है। दर्शक जानते ही हैं कि प्रशांत किशोर को साल 2020 में JDU से बर्खास्त कर दिया गया था और कुछ महीने पहले उन्होंने घोषणा की थी कि वो अब पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम छोड़कर बिहार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पहली परियोजना है जिसका उद्घाटन आज किया गया। इस एवेन्यू की लागत 600 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का इलाका आता है। इस इलाके में कई बदलाव किए गए। सबसे ऐतिहासिक बदलाव राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जाना है। इस कर्तव्य पथ के आसपास नहर के पुलों की मरम्मत, यात्री अंडरपास, लाइट और शौचालय जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई। कर्तव्य पथ में पहले जहां लाल बजरी हुआ करती थी वहां अब लाल पत्थर लगाया गया। पथ पर पानी की आधुनिक सुविधा के साथ पुरानी लाइटों को बदला गया और करीब 900 नए पोल लगाए गए।
सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का तो काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी नए संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय, उपराष्ट्रपति आवास और एग्जीक्यूटिव एनक्लेव जैसी परियोजनाओं का काम पूरा होना बाकी है। सरकार का अनुमान है कि 2026 तक सेंट्रल विस्टा की बाकी परियोजनाएं भी पूरी हो जाएंगी। सरकार का यह भी कहना है कि भारी यातायात, क्षमता से ज़्यादा सार्वजनिक उपयोग, रेहड़ी पटरी वालों के लिए अपर्याप्त सुविधाओं और नहर में जल प्रदूषण की वजह से सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास करना जरूरी था। इसीलिए तमाम आलोचनाओं को झेलते हुए सरकार ने काम जारी रखा। आज के कार्यक्रम के दौरान दो चीज़ों की चर्चा सबसे ज़्यादा रही। पहला कर्तव्य पथ और दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। पहले कर्तव्य पथ की बात करते हैं। इसका इतिहास 1911 से शुरू होता है, जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई। बदलाव की इस प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा के लिए जॉर्ज पंचम भारत आए थे। इस दौरान करीब 20,000 सैनिकों ने दिल्ली में परेड की थी। इन्हीं जॉर्ज पंचम के सम्मान में सड़क का नाम रखा गया किंग्स वे। किंग्स वे मतलब राजा का मार्ग। नामकरण की जिम्मेदारी मिली थी इतिहास के मशहूर प्रोफेसर पर्सिवल स्पीयर को। प्रोफेसर स्पीयर दिल्ली के मशहूर कॉलेज सेंट स्टीफेंस में पढ़ाते थे। प्रोफेसर स्पीयर सिर्फ किंग्स वे के नामकरण तक सीमित नहीं थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने उनकी सलाह पर अकबर रोड, शाहजहां रोड जैसी सड़कों के नाम भी रखे। एक संयोग यह भी है कि 1905 में लंदन में भी किंग्स वे बना था, जिसका नामकरण जॉर्ज पंचम के पिता किंग एडवर्ड 7 के नाम पर हुआ था। दर्शक जानते हैं कि राजधानी दिल्ली को डिजाइन करने की जिम्मेदारी एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को मिली थी। साल 1913 में किंग्सवे के तरफ रायसीना हिल पर एक भव्य इमारत का निर्माण शुरू हुआ और लुटियंस का भव्य इमारत का यह सपना साल 1930 में पूरा हुआ। इमारत को नाम मिला वायसराय हाउस। भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तब इस इमारत में वायसराय रहा करते थे। 3 साल बाद इसी रोड पर एक भव्य दरवाजे का निर्माण शुरू हुआ, जिसे आज दुनिया इंडिया गेट के नाम से जानती है। धीमे धीमे वक्त गुजरा और गुजरते वक्त के साथ भारत ने आज़ादी की नई सुबह देखी। भारत की आज़ादी के साथ वायसराय हाउस को नया नाम मिला गवर्नमेंट हाउस और इसे स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय सी राजगोपालाचारी का आवास बनाया गया। फिर साल आया 1950, तारीख 26 जनवरी। भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहले राष्ट्रपति मिले। गवर्नमेंट हाउस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आवास बना और बाद में इसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। 1955 में, और इससे पहले कि मैं 1955 में जाऊं, आपको बता दूं 1952 में विधिवत 51-52 में राष्ट्रपति के फिर चुनाव भी हुए और उसके बाद राजेंद्र बाबू इसी पद पर बने रहे। पहले अंतरिम थे, संविधान सभा के मुखिया, उसके बाद इस पद पर और फिर बाकायदा चुनाव से। खैर, 1955 में पहली बार इस सड़क पर गणतंत्र दिवस शुरू हुआ, जो कि अब तक बदस्तूर जारी है। रिपब्लिक डे की परेड। बदलते वक्त के साथ किंग्सवे का नाम भी बदला और 1963 की एक सुबह किंग्सवे का नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया था। कर्तव्य पथ के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इसी साल की शुरुआत में 23 जनवरी को पीएम मोदी ने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। नेताजी की 28 फीट ऊंची ये मूर्ति शिल्प कला के मामले में खास है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मूर्ति को बनाने में कम से कम 20 मैट्रिक टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ। जानकारों की माने तो पूरी मूर्ति को सिर्फ एक ही पत्थर से तराशा गया और अगले 100 साल तक मूर्ति इसी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। आज आप मूर्ति को दिल्ली में जिस रूप में देख रहे हैं, उसके लिए दिल्ली का सफ़र आसान नहीं था। मूर्ति को तेलंगाना से 14 दिनों में दिल्ली लाया गया। इसे लाने के लिए 100 फीट लंबे ट्रक का इस्तेमाल किया गया, जिसने 14 दिनों में 1600 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय किया। मूर्ति को बनाने वाले अरुण योगीराज का दावा है कि इस प्रतिमा को पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल कर हाथ से बनाया गया और ये भारत में सबसे ऊंची हस्त निर्मित मूर्तियों में से एक है। अब आते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर। दिल्ली में एक जगह है इंडिया गेट। इस इंडिया गेट से लेकर जो रास्ता राष्ट्रपति भवन तक जाता है, उसके आसपास के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और इंडिया गेट समेत कई ऑफिस हैं। इन ऑफिस के समूह को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा गया है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। इसकी शुरुआत को लेकर तर्क दिया गया कि इस इलाके में जो इमारतें हैं वो अब 100 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। बकौल सरकार अब इन इमारतों को रीडेवलप किया जाना ज़रूरी था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जैसा सरकार वैसा सब लोग भी सोचें। मई 2020 में पूर्व में नौकरशाह रहे 60 लोगों ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर कहा कि ये योजना विरासत और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचाएगी। इसके अलावा कई पर्यावरणविद और इतिहासकार मोदी सरकार के इस फैसले से नाखुश दिखे और प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी डाली गईं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जो ज़मीन अभी सार्वजनिक है वो कुछ समय बाद सिर्फ सरकारी अधिकारी एक्सेस कर पाएंगे। वहीं पर्यावरण एक्टिविस्टों का कहना था कि कम से कम 1000 पेड़ काटे जाएंगे और दिल्ली के प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके बाद साल 2021 के जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी थी। मोदी सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी मिली थी
विमल पटेल को। वो पेशे से आर्किटेक्ट हैं और HCP कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर हैं। इसी कंपनी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान और डिज़ाइन तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने और क्या महत्वपूर्ण बातें कही, आप ललन टॉप पर देख सकते हैं। हम विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे, उस पर जो रिएक्शंस आएंगे उनके बारे में भी बात करेंगे। जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। देश के प्रधानमंत्री जहां रहते आए हैं, उस जगह का नाम रेसकोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग हो चुका है। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में अब भारतीय वाद्य यंत्रों की भी गूंज सुनाई देती है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में अब देशभक्ति से सरोबार गीतों को सुनकर हर भारतीय आनंद से भर जाता है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने भी गुलामी के निशान को उतारकर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को धारण कर लिया है। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर देश ने समस्त देशवासियों की बरसों पुरानी इच्छा को भी पूरा किया है। साथियों, ये बदलाव केवल प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है। ये बदलाव देश की नीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। आज देश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। भारतीय बजट जो इतने दशकों से ब्रिटिश संसद के समय का अनुसरण कर रहा था, उसका समय और तारीख भी बदल गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आजाद किया जा रहा है। यानी आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। ये मुक्ति हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। साथियों, महाकवि भरतियार ने भारत की महानता को लेकर तमिल भाषा में बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी। इस कविता का शीर्षक है पारुकुलई नल्ल नाइंगल भारत नाड़। महाकवि भरतियार की ये कविता हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली है। उनकी कविता का अर्थ है, हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। वीरता में, सेनाओं के शौर्य में, करुणा में, दूसरों की सेवा में, जीवन के सत्य को खोजने में, वैज्ञानिक अनुसंधान में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। ये तमिल कवि भरतियार का, उनकी कविता का एक एक शब्द, एक एक भाव को अनुभव कीजिए। साथियों, गुलामी के उस कालखंड में ये पूरे विश्व को भारत की हुंकार थी। ये हमारे स्वतंत्र सेनानियों का आह्वान था। जिस भारत का वर्णन भरतियार ने अपनी कविता में किया है, हमें उस सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण करके ही रहना है। और इसका रास्ता इस कर्तव्य पथ से ही जाता है। साथियों, कर्तव्य पथ
केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। यहां जब देश के लोग आएंगे, वो नेताजी की प्रतिमा, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये सब उन्हें कितनी बड़ी प्रेरणा देंगे, उन्हें कर्तव्य बोध से ओतप्रोत करेंगे। शो यहीं पर समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।